Jai Hind and very good morning to everyone and welcome back in the class of SS. Today we are going to study from the course of GACB from your textbook of SS, and the chapter today we are going to see is chapter number 9, the second chapter of economics, or we can say civics, fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट पिलर्स, राइट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में और उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में देखा था। होप यू ऑल हैव सीन दैट, और मेरे जो चैप्टर नंबर 8 के वीडियोज़ हैं वो आपने अच्छे से रेफ़र कर लिए हैं। इस चैप्टर में, लाइक इन दिस चैप्टर, we will study about the other important characteristics of constitution, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principle of state policy. तो बच्चों, ये चैप्टर का नाम वापस आया है, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि इस चैप्टर में, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अकॉर्डिंग टू इट आवर होल गवर्न सिस्टम हैज़ बिन डिराइव्ड, यानी हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, ठीक है, या फिर हम सरकार को कह लें, या फिर जितने भी हमारे सिस्टम हैं, वो सारे सिस्टम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही बिलोंग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, काम करते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कुछ उन चीज़ों से हटकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें मिली है, और हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये आपको पता चलेगा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के माध्यम से, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, यानी हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है। आपने काफ़ी बार सुना होगा लोगों को बात करते हुए कि दिस इज़ माई राइट, राइट, या फिर आपने सुना होगा दिस इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। तो बच्चों, राइट्स मतलब होता है अधिकार, ठीक है, और ड्यूटीज़ मतलब होता है आपका दायित्व, ठीक है, जो आपको किसी चीज़ के लिए या फिर रिस्पॉन्सिबल बनाती है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जो भी ह्यूमन के राइट्स हैं, राइट, यानी मानव अधिकार, विच वेर राइट्स इज़ नॉट ओनली गिवन टू द पर्सन his and her basic existence, but also overall development of the society, helps to construct an environment which enables him her to grow. यानी इस सेंटेंस में हम क्या देख सकते हैं कि जनरली अ ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी, ठीक है, यानी एक समाज में मानव का जो रोल है, ठीक है, जो कैरेक्टर है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ही सोसाइटी में रहता है और उस सोसाइटी में रहकर वो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनके साथ अपने आप को बढ़ने में सहायता प्रोवाइड करता है, और वी कैन से इट हेल्प्स टू ईच अदर, राइट। तो इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी एक लोकतांत्रिक देश में, द सिटीजन आर कन्फर्ड विद द बेसिक राइट्स, यानी जो भी यहाँ पर हमारे देश में नागरिक हैं, उन नागरिकों को कुछ अधिकार बेसिक तौर पर दिए जाते हैं, जिससे वो अपने सम्मान की, यानी आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें, राइट। सो अ पर्सन इज़ नॉट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट कैन बी एक्सपीरियंस ऑन द बेसिक ऑफ राइट्स, द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स आर एश्योर्ड बाय द सोसाइटी एंड नेशन एज वेल। सो यहाँ कौन कौन सी क्राइटेरिया दी हुई है कि अ पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, यानी आप जाति के आधार पर किसी, yes, so we can see here a person cannot be discriminated on the basis of caste, understood. This can be experienced with the basic rights. इसके साथ साथ the protection of these rights has been assured by society and nation as well. यानी देश और समाज को ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो राइट्स दिया गया है, यानी जो अधिकार मिला है सभी को कि कोई किसी का शोषण ना करे, इस चीज़ को देखने का सभी का लाइक जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये जो राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, ये अधिकारों का पालन करना ही हमारी ड्यूटी, यानी हमारी जिम्मेदारी होगी। इन शॉर्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर मिल भी जाते हैं, आप कह सकते हैं। सो अ पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, समझ में आ गया सबको। द पर्सन बाय हिज बर्थ ही हैज़ और शी हैज़ इट्स ओन राइट्स विच आर हिज और हर बेसिक राइट्स विच आर नोन एज ह्यूमन राइट्स। इन शॉर्ट कि जो हमारे देश की कार्य प्रणाली है, सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार कि अगर कोई भारतीय सरजमी पर बाय बर्थ यानी पैदा होता है, तो उसको ये सारे राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और जन्म से ही ये सारे राइट्स उसके साथ होते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, और इन सारे राइट्स को ही हम ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स
का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी इंसानों को अधिकार मिलने चाहिए और कैसे होने चाहिए अधिकार, वो सारे फॉर्मुलेटेड पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम इट वाज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूएन, विच इज़ यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये घोषणा हुई थी, डिक्लेयर हुआ कि ह्यूमन राइट्स वेयर 10 ऑफ दिसंबर इन 1948 एंड 10 दिसंबर, क्योंकि ये जिस दिन वो डिक्लेयर हुआ उस दिन 1948 के उस साल में 10 दिसंबर से ह्यूमन राइट्स डे, उसी दिन से हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। इन द सेम वे फ्रॉम द गूगल ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ human rights is certain basic and important human rights are added in the constitution of India। तो भारत ने भी इस चीज़ को सराहा है और ह्यूमन के जो राइट्स होने चाहिए, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश में हम सभी को जो अधिकार मिले हैं वो सारे अधिकार हमारे संविधान में भी उल्लेखित हैं। वी कैन से दैट कि इट इज़ मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू। इन द सेम वे ये बहुत डिग्निफाइड वे में रिप्रेजेंट है और हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ये कैन से दैट। दस ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, right, it has been included by the Constitution of India, well known as fundamental rights। तो हम जब इन सारे राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं, संविधान के अंदर देखते हैं, तो इन सारे जो राइट्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि दीज ऑल आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तब जाकर ये ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सब कितने क्या बन जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, और जो हमारे पास है। इन द सेम वे ह्यूमन राइट्स जनरली प्रोक्लेम ये करते हैं कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो भी उसे लाइफ में जीने के लिए चाहिए वो डिग्निफाइड वे में अपनी लाइफ को जिए, ठीक है, सम्मानित तौर पर जिए, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ जिए, बराबरी के साथ जिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, कोई छोटा बड़ा ना हो। तो काफ़ी सारे इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या राइट्स होते हैं। फॉर एक्सपीरियंस बिंग इन फॉर द बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी जगहों पर ये राइट्स बहुत उपयोगी होते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये सभी की ज़रूरत है, एक समान हर इंसान को ये चाहिए, ठीक है। फूड, क्लोथ, शेल्टर, घर, एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य सबके लिए खुला होना चाहिए। तो ये एक डिग्निफाइड वे में लाइफ जीने का, एक रिस्पेक्टेबल वे में लाइफ जीने का तरीका है अगर आप इस अधिकारों को अपने देश में लागू करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हमारा देश भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड एवरी इंडिविजुअल हियर, यानी जो भी सिटीज़न यहाँ है उन सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, ठीक है। इन द सेम वे जो स्टेट्स हैं, यानी जितने भी हमारे राज्य हैं या फिर जितने भी हमारे जो छोटे बड़े शहर हैं, ठीक है, वो सारे एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को सुरक्षित रखें, ताकि हम हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, ठीक है, हमारी पहचान है किसकी, हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम की, विच इज़ मेनियस डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी एक लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक मीन्स पीपल, तंत्र मीन्स सिस्टम, तो हम इसको ही देखें द सिस्टम ऑफ पीपल, राइट। तो इस सिस्टम को मजबूत रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो बच्चों अभी तक यहाँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन ह्यूमन राइट्स का हमने देखा। आई होप सबको पता चला होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज़ क्या हैं, आगे चर्चा करेंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल सस्पेंस अभी बना के रखते हैं, ठीक है, आगे देखते चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट इज़ 6, राइट, जो टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नंबर 1 इज़ राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड इज़ राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अगेंस्ट याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट। फोर्थ स्टेट्स दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ नंबर states that cultural and educational right, and the last one states that right to constitutional remedies। तो बच्चों ये 6 राइट हैं, याद रखने आपको, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपके अधिकार हैं। ये आपको 18 ईयर्स के बाद, यानी इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको बाय बर्थ मिल रहे हैं और बट कुछ ऐसे हैं जो आपको लाइक 18 ईयर्स के बाद बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। तो ये 6 राइट्स आपको आपके अधिकार पता होना चाहिए। शुरू कर रहे हैं सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी के साथ, ठीक है, यानी समानता का अधिकार। आप सभी लोगों को पता है एवरीवन वांट्स टू बी इक्वल, ठीक है। जब आपके साथ कोई बायसनेस होती है या फिर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मुझे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। कभी कभी आपने ऐसा फील किया होगा। उसी तरह हमारे समाज के अंदर भी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के लिए सबका बराबर एक तरीके से सम्मान किया जाता है। बिकॉज एज यू कैन सी दैट कि वो स्टैचू ऑफ लॉ जो आपने देखा होगा, उनके आँखों पर पट्टी हमेशा ब्लैक फोल्डेड होती है। रीज़न बिगाइन कि वो ये दिखाना चाहती है कि हम जब भी कानून
या फिर जस्टिस की बात करते हैं तो हम किसी भी पार्टीज़ को नहीं देखते, हम सिर्फ सत्य को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप सभी लोगों ने सत्यमेव जयते सुना है, ठीक है, हर जगह मेंशन किया जाता है। सो सत्य की हमेशा जीत होती है, इसी पर हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है। सो राइट टू इक्वालिटी कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं एक लॉ है, ताकि सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश के नागरिक हैं वो उनका ये प्रिविलेज है कि इस चीज़ को अगर हम बचा कर रखेंगे तो इक्वल रिस्पेक्ट के साथ भारत आगे बढ़ेगा। इन द सेम वे इट गारंटी टू द चीफ गेस्ट गारंटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि किसने गारंटीड किया है कि भाई ये सारे राइट्स मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, संविधान ने कहा है, संविधान में लिखा है। तो कहीं ना कहीं एक इम्पेरेटिव यानी ऑर्डर है, ठीक है, सारे सिटीज़न ऑफ इंडिया को कि भाई जो भी आपको संविधान द्वारा बताया गया है, ठीक है, दिखाया गया है, उसे आप माने। ये आपके राइट्स हैं और पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। इसके अकॉर्डिंग नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म और बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेजेस। मतलब क्या है कि भाई किसी को फेवरेट नहीं समझा जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर को अट्रैक्ट नहीं, एवरीबडी इज़ इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, चाहे उसका कलर कोई भी हो, ठीक है, जाति कोई सी भी हो। क्रीड यानी जनरली उसकी जो वी कैन से दैट कि उसकी whether it is मेल, whether it is फीमेल और whether it is ट्रांसजेंडर, ठीक है। अभी तो हमको आपको पता होगा कि ट्रांसजेंडर को भी भारत में हमारे संविधान ने, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से भी उनको एज एन रिप्रेजेंटेशन मिल गई है हर जगह पर। सो इन शॉर्ट कि हम ये कह सकते क्रीड कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी उसका लिंग हो, कोई भी, उसके साथ साथ लैंग्वेज यानी भाषाएं कोई सी भी हो, तो उसके आधार पे कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये राइट टू इक्वालिटी शो करता है, बताता है, ठीक है। एंड फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन यहाँ लिखी हुई है, अ प्यून टू अ प्राइम मिनिस्टर दे एक्ट अगेंस्ट द लॉ सेम, ठीक है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कोई एक प्यून हो, एक कोई छोटा सा इंसान, कोई कॉमन मैन हो, या फिर देश का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर भी वो कानून उतना ही लागू होगा जितना किसी दूसरे पर, ठीक है। सो हाउएवर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव सर्टेन प्रिविलेज, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे देश के राष्ट्रपति और गवर्नर्स यानी राज्यपालों को, जितने भी हमारे हैं देश के, उनको सभी को थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है इन कानूनों का, राइट टू इक्वालिटी का, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन कह सकते हैं हम प्रेसिडेंट को, तो थोड़ा सा प्रिविलेज उनको मिलना ही चाहिए। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस लॉ हैज़ बीन प्रिवेल इक्वली, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कानून सब पे बराबर होगा, किसी भी क्लास का चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे आप शॉप में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, होटल्स में जाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, ठीक है, पब्लिक वेल्स, बाथिंग घाट्स, सही हर जगह पर आपको जो ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए इक्वली सभी को मिलेगा, ठीक है। एंड द स्टेट्स हैव द राइट्स टू मेक देयर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अभी यहाँ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि हमारे देश में कि जो सारी जाति हैं, ठीक है, उन सारी जातियों में से कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी पिछड़ी जाति मानी जाती है, चाहे आप उसे शेड्यूल कास्ट देखें या शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। सो दिस पीपल आर जनरली बिलोंग्स टू द बैकवर्ड क्लासेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन सम प्रिविलेज टू दिस कास्ट। आपने देखा होगा हर जगह पर SC ST OBC और जो भी अन्य अनुसूचित जाति या जनजाति होती है उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है क्योंकि दे बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड सेक्शन, राइट। तो ये भी हमारे संविधान में उल्लेखित है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, रिस्पेक्ट टू एनी गवर्नमेंट सर्विसेज और हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जाति, धर्म, ठीक है, लिंग या फिर उस व्यक्ति के अनुरूप उसके आकार प्रकार या फिर उसकी जन्म स्थान को लेकर कोई भी इंसान को आप गवर्नमेंट सर्विस में या फिर उसके एजुकेशन से रिलेटेड आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। और इसी टर्म्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो स्टेट्स द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है, दो तरीके से, स्टेट पब्लिक और यूनियन पब्लिक। यूनियन पब्लिक स्टेट के कंट्री के लिए होती है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड होती है, और जो दूसरी स्टेट पर पब्लिक कमीशंस होती है वो स्टेट्स में ऑर्गेनाइज करती है अपने स्टाफ को। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि इसमें जो चुनाव हो, इसमें जो इवैल्यूएशन हो और जो व्यक्ति चुने जाए उनको सबको बराबर का मौका मिले और सब इक्वली उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करें, राइट। सो कहीं ना कहीं ये हमारी सामाजिक न्याय है और ये हमारी पर्सनल यानी हमारे निजी डिग्निटी,
आत्मसम्मान को शो करता है कि हमने जो छुआछूत की बीमारी है, अनटचेबिलिटी, जो बहुत समय से हमारे भारतीय इतिहास में रही है, उसे हमने एक तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया है, ठीक है, निषेध कर दिया है, बंद कर दिया है। और ये एक बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो कानून इसके खिलाफ एक्शन भी लेता है, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइटल्स और एपिटाइट्स, ठीक है, आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी द्वारा बनाई गई, और हमने जो भी हमारी कुरीतियाँ हैं समाज में पहले जो अभी तक चलती आ रही थी बहुत समय बाद, वो हमने बंद की। जनरली लाइक सर दीवान जी राय बहादुर हैज़ रिमूव्ड, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल इन द वेरियस फील्ड्स, गिव द स्पेशल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड परम चक्र, ठीक है। सो दीज आर सर्टन वी कैन से दैट अवार्ड्स, ठीक है, जो भारत द्वारा, हमारे संविधान द्वारा उन लोगों को दिए जाते हैं जो ऐसे समाज को उभारने के, समाज को आगे लाने के, लोगों को और उनकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत का वो है भारत रत्न, आपने सुना भी होगा, ठीक है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं आगे, उसके साथ जनरल में जनरल मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनको ये रैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं, कंसीडर टू बी द वायलेशन ऑफ राइट, ठीक है। सो जनरली सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिलते हैं इन द एम्स ऑफ राइट्स टू द फॉर्म ऑफ इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयरफॉर देयर बीन रीस्टैब्लिश्ड बाय द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। और ये कानून भी है बच्चों, ठीक है, इक्वालिटी का। तो हम कह सकते हैं भाई कि सब जगह पर हमें समान अधिकार मिलने चाहिए, और जो भी व्यक्ति जिस भी क्लास का हो, किसी भी ग्रुप का हो, वो इसी कानून के अंदर आता है, चाहे वो एडवोकेट हो, डॉक्टर, टीचर, इंश्योरेंस एजेंट, या फिर वुमेन, या फिर जुवेनाइल। जुवेनाइल कौन हुआ? जुवेनाइल मीन्स किशोरावस्था, बिटवीन द टीनेज वी कैन से, ठीक है। so, चाहे वो कोई टीनेज हो, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, इक्वली वर्क कर रहे हैं तो उनका जो पेमेंट स्केल है, जो उनका पेमेंट स्तर है, वो भी इक्वल होना चाहिए। ये भी हमारी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, राइट। सेकेंडली राइट टू फ्रीडम। अब बच्चों राइट टू फ्रीडम के अंदर भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से समझ लेने। नंबर 1 स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप जैसा चाहें वैसा कंपैरेटिवली, जो कि काफ़ी जो कि संविधान के हिसाब से, ठीक है। और मौलिक अधिकारों का प्रयोग हमें कुछ इस प्रकार करना है कि जिससे किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को हानि ना पहुंचे। तो हम अपनी बात रख सकते हैं लेकिन दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए या फिर दूसरों को बिना ठेस पहुंचाए। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 2 वी कैन असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है, गणेश बप्पा का टाइम चल रहा है, हम असेंबल होते हैं, आरती करते हैं, ठीक है। तो हम असेंबल हो सकते हैं, यानी एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन हम आर्म्स के साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। आर्म्स मीन्स वेपन्स, राइट। थर्ड सेट्स दैट्स टू फॉर्म इन एसोसिएशन और यूनियन। हम कोई ग्रुप बना सकते हैं, दल बना सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम इंडिया के किसी भी स्टेट में फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडिया के स्टेट में, याद रखना, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी भी स्टेट में। फिफ्थ जो फ्रीडम है हमारी वो है टू रिसाइड एंड सेटल इन द एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं, चाहे वो भाषा, वहाँ की भाषा हम जानते हो या नहीं जानते हो, या फिर हमारा जन्म वहाँ हुआ हो या नहीं हुआ, हम कहीं भी किसी भी देश किसी भी राज्य में भारत के रह सकते हैं। ये भी हमारा फ्रीडम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हम किसी भी प्रकार का बिजनेस, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कर सकते हैं बिना भेदभाव के, और ये हमारी आज़ादी है बच्चों, बशर्ते हम उसके काबिल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी का अधिकार। इससे न सिर्फ हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है, साथ ही साथ जो इंडियन सिटीज़न जो लोग हैं, जितने भी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारे लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रहे, सब खुश रहें। ये ही हमारी लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है, द मेन बेसिक फंडामेंटल कह सकते हैं हम इसे। इसके साथ साथ वी कैन नॉट एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑनोटोमसली और इररिस्पॉन्सिबली। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम अपने हिसाब से हमारी आज़ादी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर जो हमने रूल बनाया है वही सही है, जो संविधान ने कहा है ये गलत है, ऐसा मानकर अगर हम चलते हैं तो भी ये लॉ के अगेंस्ट होगा। एंड द स्टेट कैन कंट्रोल द लिमिट ऑफ राइट्स टू फ्रीडम एंड दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस, सिक्योरिटी इन द सोसाइटी टू। तो हम कह सकते हैं कभी कभी ऐसे माहौल बन जाते हैं जब लोग अपनी आज़ादी का फ़ायदा गलत उठाने लगे, तब राज्य
अपनी शक्तियों को बढ़ाकर ऐसी स्थिति पैदा करता है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जहाँ पर इन लोगों को कंट्रोल करके पीस और सिक्योरिटी बनाई जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कर्फ्यूज़ वगैरह लगाए जाते हैं, दंगे होते हैं ऐसी जगहों पर। ठीक है, जब लोग अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्शन मूड में आना पड़ता है। In the same way, last line states that it has been clearly mentioned in the Constitution. It can be started with the Constitution how it right being exercised. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस राइट पर कि आप उसे कैसे एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप उसे पीसफुली सेल्फलेसली यूज़ करेंगे, ठीक है, आप उसे सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो लॉ ही आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं ना कि दर्द बन जाएगा और वो आपको एज एन अगेंस्ट आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इन द सेम वे इंडियन सिटीजन जो हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है। ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हो ओरली, वर्बली, ठीक है, गेस्चर्स के साथ, बोलकर, बताकर। गेस्चर मीन्स कि आप अपने इशारों के साथ। इन द सेम वे जनरली हम कह सकते हैं कि सर्टनली सर्टन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस हैज़ टू बी स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़े से लिमिटेशंस वहाँ देने होते हैं, क्योंकि अगर हम फ्री कंट्रोल दे देंगे इनको, ठीक है, कि भाई आप कैसे भी करिए आप अपने हिसाब से, तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, लोग अपनी मनमानी करेंगे। इन द सेम वे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश को यूनिटी यानी एक साथ रखने में और इंटीग्रल रखने में। ठीक है, इंटीग्रल यानी सब भाईचारे के साथ अखंडता हमेशा देश में बनाए रखने के लिए। इन द सेम वे जो वायलेशन ऑफ क्राइम यानी जो भी देश में क्राइम होते हैं, अपराध हो रहे हैं, उन सारे अपराधों में भी देखा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्रीडम का हमारा राइट है, कहीं ना कहीं वो बहुत बाउंडेशन के साथ है। उसमें हमें ये बात याद रखनी होगी कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, चाहे हम पर्सनल में हो या फिर पब्लिक में या फिर फॉरेन नेशंस में। कहीं ना कहीं ये सारे जो हमारे रिलेशंस हैं वो हमारे काम आते हैं, एंड फॉर दिस थिंग्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड समटाइम्स सेफ्टी फॉर देयर मोरालिटी, डिसिप्लिन, कंटेम्प्ट और कन्फर्ट ऑफ डिफर्मेशन। आपने सुना होगा डिफर्मेशन एक तरीके आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अगर आप कोर्ट गए और आपने किसी प्रकार का कुछ वायलेंस या फिर कुछ ऐसा किया जो कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सो इट इज़ अ authority of a judiciary whether it is a limitation or appropriate or inappropriate, the purpose behind the freedom of press through which ideas and opinions put to the forth of public welfare. It has not been separately mentioned. It can be included with the right of expression. जैसे कि आप देखते हो हमारी जो आज की मीडिया है, राइट, हमारी जो सोशल मीडिया कह लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लो, ये सारी जो मीडिया है उनकी भी आज़ादी एक हद तक होती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, वो भी असंवैधानिक नहीं बोल सकते, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, गलत बात नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमें हमारे दायरे में रहकर अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाना है। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू आवर राइट्स टू फ्रीडम, बट वी डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट। हम उसके आगे नहीं जाना है। 2009 में हमारे संविधान में पहली बार एक अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट इस प्राइम एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, और पहली बार हमने इस राइट को भी इसमें इंक्लूड किया, जो आप सभी लोगों को पता होगा, RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल से बच्चे तक सभी को अधिकार मिलेगा। ठीक है, क्या करने का, पढ़ाई करने का, एजुकेट होने का। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर अ crime and it cannot be sentenced the punishment or more punishment than more prescribed law cannot be given punishment more than once cannot be given once convicted person. अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर द क्राइम, ठीक है, एंड ही कैनॉट बी सेंटेंस टू पनिशमेंट, यानी अगर कोई व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को कभी भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी या फिर ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड इट कैनॉट बी गिवन पनिशमेंट मोर देन वंस कैनॉट बी गिवन फॉर द सेम कन्विक्टेड पर्सन। यानी एक ही व्यक्ति को अगर जैसे सपोज वी कैन से दैट कि अगर एक व्यक्ति ने 1 मर्डर किया या 2 किए या 3 किए या 4 किए, तो वो उस व्यक्ति को जो सज़ा होगी लाइक लाइफ सेंटेंस टू डेथ,
वो तो हम उतनी ही रख पाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंडेशंस भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सो नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी एक्सपेक्ट टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ। यानी हर व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ज़िंदगी होती है, ठीक है। और अगर सेंटेंस टू डेथ अगर मिलती है तो फिर वो सबसे बड़ी सज़ा हम उसे कह सकते हैं। उसके साथ साथ नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड और ग्राउंड टू सच अरेस्ट। यानी आपने देखा होगा बहुत बार जब मूवीज़ में किसी को कुछ अरेस्ट करते तो वो बोलते हैं ना, वही अरेस्ट वारंट लाए हो, राइट। सो दैट वारंट इज़ द इंफॉर्मेशन बिफोर, आपके अरेस्ट से पहले आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। एंड इफ़ अरेस्टेड, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया, इट हैज़ बी द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय अ लॉयर। यानी आपको एक अधिकार मिलेगा कि आप अपने वकील के सहारे अपने आप को बचा सकते हैं, आपकी चॉइस का जो भी वकील हो उसके साथ आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। एंड अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी बॉट बिफोर इन द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यानी अगर आपको अरेस्ट किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी क्राइम के लिए, किसी भी बात के लिए, तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ये पुलिस और जिन्होंने आपको अरेस्ट किया है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये आपका राइट है, तो बच्चों इसे भी आप याद रखिएगा। खैर कभी आपको ज़रूरत ऐसी ना पड़े, बट फिर भी समय हर कैसा भी आ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए हर बात के लिए। तो ये कुछ हमारे लॉज है, हमें याद रखने, ठीक है। विदाउट द परमिशन ऑफ नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन द कस्टडी, ठीक है। आप कस्टडी में उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। और ये एक प्रोहिबिशन एक्ट है बच्चों। द पर्सन इज़ अंडर द अरेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द एफोरसेड मैटर्स। यानी अब जो भी मैटर उसके अंदर है, राइट, जब भी आप उस व्यक्ति को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी बचाव के लिए वकील रख सके, अपने घर वालों से बात कर सके, ठीक है, और कहीं ना कहीं उस अपने बचाव के लिए बातें रख सके। लेकिन जो भी मैटर है वो मैटर में उसकी जो लिबर्टी है, उसकी जो फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दी जाएगी। यानी उसे कैद करके ही रखा जाएगा जब तक वो कन्विक्टेड पर्सन से क्रिमिनल साबित नहीं होता, यानी मुलजिम से मुजरिम साबित नहीं होता है। यानी अभी आरोप लगा है, आरोप से जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि तब तक वो जी कि यही मुजरिम है, तब तक वो व्यक्ति एज एन कन्विक्ट ही समझा जाएगा। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन बच्चों, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी बार आता भी है, याद रखिएगा प्लीज़। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जनरली हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, जनरली हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, बड़े बड़े पदों पे होती है। और ये क्या है? ये एक तरीके का रिमूवल ऑफ अस पावर है, यानी व्यक्ति को उस जगह से हटा देना, उस जगह से निकाल देना है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इट इज़ अ स्टेट ऑफ एंटिसिपेट एनी क्रिमिनल डीड्स और एनी एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन, देन प्रिकॉशनरी मेजर्स अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड बाय द स्टेट अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। यानी अगर संविधान के अंदर रहकर, सरकार के अंदर रहकर, या फिर कोई बड़े पद पर रहकर के व्यक्ति के जो विचार हैं या फिर जो उसका टारगेट है वो नुकसान पहुंचाना है, देश को खतरा है या फिर समाज के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही उसके पद से निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है अंडर द एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, रिमूवल करता है यानी हटाता है किसको? कोई भी बड़े सरकारी पद पे अगर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए या फिर पर्सनली कहीं पर भी, तो हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीका कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है। कोर्ट मार्शल मीन्स उसे अपनी पावर से निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। सो ये पर्पस जनरली इसलिए निकाली गई क्योंकि वो कन्विक्ट को पनिश करना चाहते हैं टू नॉट डूइंग एन क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट द स्टेट, सोसाइटी और एन इंडिविजुअल। यानी किसी पर भी, चाहे वो किसी इंडिविजुअल पर हो या फिर किसी सोसाइटी या स्टेट पर, हम कह सकते हैं कि वो अपनी और नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसे तुरंत डिटेन कर दिया जाता है। और डिटेन कितने समय के लिए किया जाता है? इट्स नॉट मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। तो मिनिमम उन्हें 3 मंथ तक हम डिटेन कर देते हैं। एंड दैट डिटेंशन इज़ ऑर्डर टू बी कैंसल्ड बेस्ड ओपिनियन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। द स्टेट कैन बी द टर्म ऑफ डिटेंशन। अब ये जो 3 महीने का टाइम है, यानी जो 3 महीने के लिए उसे निष्कासित किया गया, इस समय उन पर फिर जांच चलती है और वो जांच कोर्ट्स के द्वारा की जाती है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एडवाइजरी बोर्ड्स के लोग उन पर जांच करते हैं और देखते हैं कि जो उन पर आरोप लगे हैं या फिर जो भी उन पर एलिगेशंस हैं, वो एलिगेशंस अगर सही हैं, ट्रूथफुल पाए जाते हैं, तो फिर पनिश किया जाता है, और नहीं तो फिर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके फर्स्ट 2
2 राइट्स जो आज हमने देखे, ठीक है। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी एंड सेकेंड वन इज़ राइट टू फ्रीडम। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लोगों को ये दोनों रिवाइज कर लेने हैं, समझ लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकेंड वीडियो में हम आगे की चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे, जैसे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। फिर हम ड्यूटीज़ भी देखेंगे। तो thank you so much everyone for watching and giving your time. Stay safe, stay happy at your home and take care of yourself. Till then, I'm your educator Gaurav Adhanik signing off today. Jai Hind.